एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो देखो, आज जो है अपन ने जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने, उसके अंदर क्या था कि मैंने डीसी जनरेटर पढ़ाया। तो अब जो है ना, मैं इसके अंदर आपको इस वीडियो के अंदर ट्रांसफॉर्मर जितना अपन ने छोड़ा था उसे अपन दोबारा से आगे रिकवर करेंगे, उससे आगे और पढ़ते हैं। क्योंकि अपन ने दोनों जो चैप्टर है ना उन्हें एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो अपना जो ट्रांसफॉर्मर है, अपना जो मेरा आज का उसका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर के कूलिंग मेथड, ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड। ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड देखो, जब ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मर में जब करंट आने लगता है तो जो लॉस होता है उससे क्या है, ट्रांसफॉर्मर की कोर जो है और वाइंडिंग्स है वो गर्म होने लगती है। तो उन्हें ठंडा करने के लिए, उनको ठंडा करने की जरूरत रहती है। अगर वो गर्म हुई नहीं, गर्म होने से क्या होता है कि उसके अंदर मान लो ज़्यादा हीट होने की वजह से उसके अंदर कोई स्पार्किंग वजह से या फिर ऊष्मा ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो है आग लग सकती है, तो वो ब्लास्ट हो सकते हैं। उन चीज़ों को बचाने के लिए मेथड यूज करते हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड, उसको ठंडा करने के लिए। तो अपने पास पहला जो ट्रांसफॉर्मर कूलिंग मेथड है वो है प्राकृतिक वायु विधि। पहला जो अपना मेथड है वो है प्राकृतिक वायु विधि। तो देखो, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें ट्रांसफॉर्मर है, मैंने वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करवाई है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सका मैंने वो सारा चीज़ें पिछली कवर कराई है, वो जा करके चेकआउट करना। इसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है ना उसमें कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ चीज़ छूट गई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो सारी चीज़ें आपको रिकवर करवा दूँगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, क्योंकि मेरे जो है ना मैं साइंस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डालता रहता हूँ। देखो, तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है का जो कूलिंग मेथड है ये क्या काम आता है। ये जो छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं जैसे 20 केवी तक के, जो छोटे जो छोटे प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें इस मेथड को उपयोग लेते हैं। इस मेथड में क्या होता है, देखो ये अपने पास ट्रांसफॉर्मर का टैंक है जिसके अंदर क्या है कि अपनी वाइंडिंग्स रखी हुई है। ये वो कोर हो गई जिसके ऊपर वाइंडिंग सेट है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ये जो छोटे प्रकार के जो 20 केवी तक के ट्रांसफॉर्मर है, इनके अंदर इसका उपयोग लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया, इसको ठंडा करने के लिए जो है इसके जो ट्रांसफॉर्मर के टैंक जो है, ट्रांसफॉर्मर का टैंक, उसके ऊपर है ना कुछ संरचनाएं बनी हुई होती हैं, कुछ धारी नुमा संरचनाएं। जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मर की एक सतह है, इसके ऊपर धारी नुमा संरचनाएं बनी हुई, जैसे कि ये ऐसे कुछ धारीनुमा उभरी हुई संरचनाएं बनी होती है, उभरी हुई होती है ये संरचनाएं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जैसे हवा जब इससे टकराती है, भारी हवा जब इससे टकराती है तो वो टकराव के साथ में रिफ्लेक्ट होने लगती है। टकराव के साथ रिफ्लेक्ट होने लगती है, जैसे ऊपर से कोई वायु टकराई, कहीं से भी वायु टकराती है, वो इन धारियों से होती हुई गुजरती है, जिससे क्या होगा, टैंक जो होगा उसकी जो ऊष्मा होगी वो इस हवा के थ्रू बाहर निकलने लग जाएगी, हवा के थ्रू बाहर निकलती है। तो ये सारा काम होता है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की प्राकृतिक वायु विधि। इसमें ये धारीनुमा संरचना, ये स्ट्रक्चर बनाया इसीलिए जाता है ताकि उस जो वायु है, प्राकृतिक वायु बाहर से ठंडी हवा टकरा करके और इससे गुजर सके। उससे गुजरती है तो वो ट्रांसफॉर्मर के टैंक को ठंडा करेगी। टैंक के ठंडा होने से ऑयल ठंडा होता है, ऑयल ठंडा होने से ये वाइंडिंग को ठंडा करने लग जाता है, वाइंडिंग ठंडी होने लग जाती है इससे। ये मेथड होता है प्राकृतिक वायु विधि।
और ये जो ट्रांसफार्मर की विधि है, ये 20 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में उपयोग लेते हैं। ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये कम वोल्टेज में ही ठंडा करती है। ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा ज़्यादा हीट करेगा, कम वोल्टेज होगा कम हीट करेगा। तो ये क्या है, 20 केवीए तक के वोल्टेज में 20 केवीए तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हीं में इसका उपयोग करते हैं। अपनी सेकंड विधि है प्राकृतिक तेल विधि। तो नेक्स्ट है अपनी प्राकृतिक तेल विधि। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो वायु के अलावा उसमें तेल भी भरा जाता है। तो ये वही विधि है। इस विधि के अंदर क्या होता है, जैसे अपनी एक और थी, जैसे अपनी एक और है इसमें बाइंडिंग है, इसमें अपन जैसे करंट लेते हैं, ये पूरा अपना ट्रांसफार्मर हो गया। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बाहर एक ट्रांसफार्मर का टैंक होता है। एक टैंक होता है जिसके अंदर ये कोर और ये वाइंडिंग सारी स्थापित होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे इसमें ना ऑयल भरा जाता है, प्राकृतिक तेल भरा जाता है। इसमें तेल भरा जाता है। वो तेल की एक विशेषता होती है कि मेथड है ना, इस मेथड में एक बात और है ध्यान रखने की, कि ये जो तेल का स्तर होगा वो कितना रखा जाता है। देखो जो टैंक है ना, टैंक जो ट्रांसफार्मर का टैंक है, उसमें तेल का स्तर ना वो उसके ऊपरी भाग तक पूरा उसको फुल भर के रखा जाता है। फुल भर के रखने का एक वजह है। फुल रखने की वजह क्या है कि देखो, जैसे फुल रहेगा तभी जा करके जो ये जो पाइप है इससे ऑयल फ्लो हो पाएगा। अगर ये पाइप से नीचे होगा तो पाइप से नीचे होने की वजह से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो ये फ्लो नहीं होगा, इसकी जो पाइप है उसके अंदर ऑयल फ्लो नहीं होगा। ऑयल फ्लो नहीं होता है ना, तो ये ठंडा नहीं करेगा, इसलिए इसको फुल भरा जाता है ताकि ये इसके अंदर पाइपों के थ्रू ऑयल जो है ट्रांसफर होता रहे, इसको ठंडा करता रहे। तो इसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट विधि आती है वो है वाटर कूलिंग मेथड, जल द्वारा शीतलन विधि। जल द्वारा शीतलन विधि। तो देखो इस मेथड में क्या होता है, देखो ये नाम सुन के आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि सर ये तो जल जो होता है पानी जो होगा उसकी वजह से स्पार्किंग हो जाएगी, या फिर उससे क्या है, जल तो जो करंट का अपोजिट होता है, तो इसके अंदर कुछ दिक्कत। तो देखो ऐसा होता है इसके अंदर, जैसे जैसे अपने पास एक ट्रांसफार्मर टैंक है, इसमें इसमें अपने पास एक कोर स्थापित है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑयल भरा है, इसके अंदर जल नहीं भरा, इसमें ऑयल भरा है, ऑयल भर रखा है। ये ऑयल जब गर्म होगा तो इसको ठंडा करने के लिए क्या किया जा सकता है कि टैंक के ऊपर जो है, बाहरी टैंक के ऊपर, जैसे ये टैंक का बाहरी जो हिस्सा होगा उसके ऊपर ना एक पाइप की लेयर बिछा दी जाती है। पाइप जो है उसके चारों तरफ लपेट दिया जाता है। जैसे एक पाइप है, उसे उसे चारों तरफ अच्छे से टैंक के चारों तरफ लपेट देते हैं। उस टैंक के पाइप को जो है उसके अंदर प्रवाहित की जाती है ठंडा पानी। तो उससे क्या होगा, ठंडा पानी प्रवाहित करने से इसका जो टैंक है वो ठंडा होने लगेगा, और टैंक के ठंडे होने से इसके अंदर का ऑयल ठंडा होता है, ऑयल के ठंडा होने से एक और ठंडा करने लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये जो पानी है वो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर से गुजारा जाए, ट्रांसफार्मर के अंदर रखा जाए। ये ट्रांसफार्मर के टैंक के बाहरी जो लेयर होती है उसके ऊपर जो है लपेट दिए जाते हैं। जो पानी की जो नली है वो इसके बाहरी टैंक के ऊपर लगा दी जाती है। उससे ये ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होता है, ऑयल के ठंडा होने से ये इसकी वाइंडिंग को ठंडा करता है। तो ये तो थी अपनी जल द्वारा शीतलन विधि। अब इसके बारे में एक बात और है कि ये सर कितने केवीए तक में उपयोग किए जाते हैं। ये किए जाते हैं 500 केवीए तक के में।
500 केवीए तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ये मेथड का उपयोग करते हैं। ज़्यादा जो छोटे ट्रांसफार्मर में होते हैं उनमें उपयोग नहीं लेते, ये 500 केवी से ज़्यादा वोल्टेज के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें उपयोग लिया जाता है। बात करते हैं वायु ब्लास्ट विधि। वायु ब्लास्ट विधि क्या होती है? देखो इसमें जो ट्रांसफार्मर है, इसमें जो अपना ट्रांसफार्मर का जो बाहरी भाग है उसके अंदर क्या किया जाएगा कि वहाँ पर जो संरचनाएं बनती हैं, ट्रांसफार्मर के जो बाहरी भाग होता है उसमें कुछ संरचनाएं बनी हुई होती हैं। उन संरचनाओं से देखो, अब इन संरचनाओं में क्या होता है, इस संरचनाओं से क्या होता है कि इसके नीचे से जो वायु है उसे वायु को प्रवाह किया जाता है, वायु को नीचे से प्रवाहित कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो वायु इस जो संरचना है, देखो इसके बाद अपन बात करते हैं वायु ब्लास्ट मेथड के बारे में। वायु ब्लास्ट मेथड क्या होता है? देखो जैसे अपने पास ये ट्रांसफार्मर का बाहरी टैंक है, ट्रांसफार्मर के बाहरी टैंक में अपन ने स्थापित करा कि कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है, कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में ऐसा नहीं होता कि अपने पास ऑयल नहीं भरा हुआ, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल नहीं होता, ऑयल की जगह वायु होती है, ऐसा नहीं होता। इस मेथड में ट्रांसफार्मर के अंदर है ना ऑयल ही भरा जाता है, लेकिन केस क्या है कि उस ऑयल को ठंडा करने के लिए उसको ऑयल को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर के जो बाहरी पार्ट है, जो बाहरी उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर है ना कुछ संरचनाएं बनाई जाती हैं, कुछ पत्तीनुमा संरचनाएं। जैसे ये बाहरी जो टैंक के ऊपर ये संरचनाएं बनी है, इस संरचनाएं किस तरह से डिजाइन होती है? देखो जैसे कोई भी जिससे ट्रांसफार्मर ऊंचाई पे रखा है तो उससे जब हवा टकराएगी, उससे जब हवा टकराती है, हवा के टकराने से क्या होगा, ये जो संरचनाएं बनेगी ये उस हवा का रास्ता बना देती है, उस हवा का रास्ता मोड़ देती है। तो क्या होगा, जैसे ये वायु टकराती है, वायु के टकराने से इनका रास्ता मुड़ जाएगा और ये जो टैंक के सहारे सहारे टैंक से जो चिपक के गुजरने लग जाती है, टैंक के पास से गुजरने लग जाती हैं, टैंक के पास से गुजरती हैं, उससे क्या होगा, जो टैंक होता है, टैंक जो गर्म हो रहा था वो टैंक ठंडा होने लगेगा, टैंक के साथ में ऑयल ठंडा होने लग जाता है। तो ये मेथड होता है वायु ब्लास्ट मेथड। बात करते हैं अपन ट्रांसफार्मर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो कि वास्तव में इसकी जो एक्चुअल में ज़रूरत है वो होनी चाहिए, वो है। देखो ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है? देखो ट्रांसफार्मर अनुपात कहलाता है कि जो अपने पास प्राथमिक कुंडली है और द्वितीयक कुंडली है, उन दोनों की जो टर्नों की संख्या है वो ट्रांसफार्मर का अनुपात कहलाएगा। जैसे प्राथमिक वाइंडिंग है उसके टर्नों की संख्या और द्वितीयक वाइंडिंग के टर्नों की संख्या, वो दोनों के जितने टर्न्स लगाए हुए हैं उन दोनों का अनुपात कहलाता है ट्रांसफार्मर अनुपात। जैसे समझो, जैसे ये अपने पास कोर है, इस कोर में क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग जो है, एक प्राथमिक वाइंडिंग है और दूसरी द्वितीयक वाइंडिंग। अब इसमें क्या है, प्राथमिक वाइंडिंग जो होगी, प्राथमिक वाइंडिंग में क्या है, अगर प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम है और द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके संपर्क में चालक जो वायर है उसके टर्नों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा आएगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना पाएगा, क्योंकि चालक की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, इसलिए ये आउटपुट अपन इसे कम दे रहे हैं
लेकिन अपने को आउटपुट ज़्यादा निकाल करके दे रहा है, ये कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो अगर अपन इसको प्राथमिक वाइंडिंग मानते और इसको सेकेंडरी मानते तो क्या होता, जब अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते तो इसके संपर्क में जो द्वितीयक वाइंडिंग होती ये प्राथमिक हो जाती, ये द्वितीयक होती, तो द्वितीयक वाइंडिंगों की जो टर्नों की संख्या हो जाती कम। उसकी कम होने की वजह से क्या होता कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता उसके संपर्क में जो अपनी द्वितीयक वाइंडिंग थी उसके टर्न कम आते, द्वितीयक वाइंडिंग कम आती, तो उसके संपर्क में कम होने की वजह से ये आउटपुट अपने को कम निकाल देती, तब ये कहलाती स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये तो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन के बीच का अंतर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें ऐसा केस नहीं होता। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, जैसे एक ही वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग के बीच में से एक टेपिंग करके निकाली हुई है, उसे भी द्वितीयक वाइंडिंग की तरह अपन यूज करते हैं। उसकी वाइंडिंग की संख्या जैसे अपन उसको चेंज कर सकते हैं, वाइंड टर्न की संख्या चेंज करते हैं, जैसे अपन बढ़ाएंगे तो वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप की तरह काम कर रहा है, घटाते हैं तो स्टेप डाउन की तरह भी काम करता है, वो तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। तो अब बात करते हैं अपन ट्रांसफॉर्मर अनुपात के बारे में। देखो ट्रांसफॉर्मर अनुपात क्या होता है, प्राथमिक वाइंडिंग के टर्नों की संख्या और द्वितीयक वाइंडिंग के टर्नों की संख्या, इन दोनों का जो अनुपात निकलता है वो अनुपात कहलाता है ट्रांसफॉर्मर अनुपात। प्राथमिक वाइंडिंगों के टर्नों की संख्या कितनी है और द्वितीयक वाइंडिंग के टर्नों की संख्या कितनी है, उन दोनों का ही अनुपात जो है ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहलाता है। इसके अंदर क्या है, इसी से इस अनुपात से ही डिसाइड होता है कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप प्रकार का है या स्टेप डाउन प्रकार का है। और जैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें तो एक ही वाइंडिंग होती है, उसमें कैसे निकालते हैं, तो देखो एक वाइंडिंग होती है लेकिन एक वाइंडिंग के बीच में से जो अपन टेपिंग करके वायर निकाल रखे हैं, जैसे अपन उसकी संख्या को उसे अपन बढ़ाते हैं, टर्नों की संख्या बढ़ेगी तो अनुपात बदल जाएगा, टर्नों की संख्या घटेगी तो फिर अनुपात बदल जाएगा। हर एक स्टेप से अनुपात का मान बदलता जाता है, वो ही डिसाइड करता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप प्रकार का बन रहा है या स्टेप डाउन प्रकार का बन रहा है, वो आउटपुट बढ़ा के देगा या घटा करके देगा, वो चीज़ें डिसाइड करता है। तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मर अनुपात। ये तो बात थी स्टेप अप स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में, लेकिन यहाँ अनुपात में एक चीज़ और है, एक चीज़ और आती है, एक वर्ड सुना होगा आपने, शायद आप पढ़ रहे हो, तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर। आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, देखो आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता है कि जिसके प्राथमिक वाइंडिंगों की संख्या और द्वितीयक वाइंडिंगों की संख्या बराबर होती है, प्राथमिक की संख्या जितनी होगी उतनी ही द्वितीयक की संख्या होगी, दोनों की संख्या बराबर होगी। तो सर वो काम क्या होता है, वो काम आता है कि जैसे अपन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब अपन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं तो अपन बहुत ही दूरी पर कोई लाइन लेके जा रहे हैं, तो ना तो अपने को उसको ना तो घटाना है ना बढ़ाना है, तो वहाँ पर जब अपन दूरी पे जो वायर लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये आदर्श ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है, ताकि वो दोबारा से उसका रेशियो सही से बना करके उसी वोल्टेज पे मेंटेन करके आगे प्रवाहित करा दे, आगे ट्रांसफ़र करा दे, वो कहलाता है आदर्श ट्रांसफार्मर। तो देखो अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर का अनुपात कैसे निकालते हैं। ट्रांसफार्मर का अनुपात निकालने के लिए एक सूत्र है, जैसे के तो कहलाता है के, तो क्या है, के है ट्रांसफार्मर के अनुपात का प्रतीक, उसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं ट्रांसफार्मर के अनुपात का प्रतीक को। उसके बाद में होता है तो ये सूत्र है, ये के है ट्रांसफार्मर का अनुपात का प्रतीक, और उसके बराबर में NS बटे NP, ये सूत्र है जो अपन ट्रांसफार्मर अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। इसमें क्या होता है, जैसे NS है, ये तो हो गया प्राथमिक वाइंडिंग की टर्नों की संख्या, तो देखो इसमें NS जो है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कितने टर्न है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कितने टर्न है वो, और
और एमपी क्या कहलाता है, जो प्राथमिक वाइंडिंग है उसके अंदर लपेटों की संख्या कितनी है। एमपी प्राथमिक वाइंडिंग के लपेटों की संख्या है। ये चीज जो इस सूत्र से अपन याद कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसका रेशियो क्या है। तो ये तो सारी अपनी बात थी ट्रांसफॉर्मर के अनुपात, उसके कूलिंग मेथड और भी तरीके थे, वो सारे के बारे में, जो भी कूलिंग के जो तरीके थे उस सारों के बारे में ये दी थी। तो अगली वीडियो के अंदर जो अपन है ना, इसके अभी तक अपन ने बात की थी केवल सिंगल फेज में, सारे के सारे जितने भी ट्रांसफॉर्मर के टाइप आए वो सारे के सारे सिंगल फेज पर थे। नेक्स्ट के अंदर अपन जो है ट्रांसफॉर्मर के थ्री फेज के बारे में बात करेंगे, थ्री फेज के कनेक्शन हो गए, इन सारे पॉइंटिंग्स के बारे में और थ्री फेज के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी ना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे दोबारा से रिकवर करवा दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, चैनल पे नहीं हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब आपको हर बार कहता हूँ साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं इस वीडियो, इस जो चैनल है